नमस्कार देवी सज्जन, स्वागत है आपका मैग्नेट बेंच पे। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, व्हेनेवर यू आर वाचिंग दिस सेशन माय डियर स्टूडेंट्स। एंड जैसा कि आपको पता है, हर बार मैं हर सेशन में यही बोलता हूं कि जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 8 की मैथ्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं, जहां पे हम हर एक चैप्टर के एग्जाम्पलर को सॉल्व कर रहे हैं। और फिलहाल हम यूनिट क्रमांक 7 को सॉल्व करने की ओर अग्रसर है, जहां पे अब तक हम लोग पिछले दो सेशंस में यूनिट 7 के एक में हमने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया था और एग्जांपल्स को सॉल्व किया था। दूसरे सेशन में हमने किया है सारे एमसीक्यूज को सॉल्व। तो यदि आपने इन दोनों में से कोई भी सेशन नहीं देखा है तो प्लीज जाके उसे देख लीजिए। और आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं, तो आज के सेशन का हमारा एजेंडा बिल्कुल सिंपल है। जो हमारी किताब है उसमें एक्सरसाइज सी जो है, बेसिकली सी जो एक्सरसाइज है उसमें हम लोग करने वाले हैं आज फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स की ओर रुख। तो हम इन सबको करेंगे सॉल्व। काफी इंपॉर्टेंट है ये। भले ही आप ऐसा सोच सकते हैं कि ट्रू और फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स अब तो आपके परीक्षा में नहीं आते हैं, पर इनको सॉल्व करते वक्त आपके काफी सारे बेसिक्स बहुत क्लियर हो जाते हैं और काफी सारे छोटे छोटे डाउट्स जो हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं वो यहाँ पे क्लैरिफाई हो जाते हैं। तो हमारे मिस्टेक्स के चांसेस एकदम मिनिमम हो जाते हैं। बाकी तो हम मनुष्य हैं, गलतियों का पुतला है, परंतु उन्हें कम करने का मौका हमें जब भी मिलेगा हम उन्हें बिल्कुल सीखेंगे। चले आज के सेशन को हम शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम करेंगे आपकी नजरों का और मेरे पेन का टेस्ट। क्या आपको यहां पे ये पेन चलता हुआ दिख रहा है? यस सर। नहीं दिख रहा है? क्या अब आपको दिख रहा है? यस सर बिल्कुल। क्या आपको यहाँ पे पेन गायब होता दिख गया? बिल्कुल। दीदी को नमस्ते, आप सबको प्रणाम। शुरू करते हैं हम हमारे पहले क्वेश्चन का नाम। चलिए सबसे पहले हमें क्या दिया है, सवाल क्रमांक 34 से लेकर 58 तक फिल इन द ब्लैंक्स करना है। लेकिन ब्लैंक में क्या फिल करना है? कुछ ऐसा जिससे स्टेटमेंट क्या हो जाए, सही सिद्ध हो जाए, हमें वो काम करना है। चलिए पहला हमारा फिलअप है, सवाल क्रमांक 34 है। सर इसके पहले 33 तक एमसीक्यूज थे जो हमने एक अलग सेशन में कवर किए हैं। यदि आपने वो सेशन नहीं देखा है तो उसे आप देख सकते हैं आसानी से, परंतु किंतु यहां से हम 34 से शुरू कर रहे हैं। अब क्या बोल रहे हैं आपसे, द प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स। आप दो टर्म्स को प्रोडक्ट कर रहे हैं, अर्थात मल्टीप्लाई या गुणा कर रहे हैं, तो और उनके लाइक साइंस है। व्हाट डू यू मीन बाय लाइक साइंस? कि या तो दोनों टर्म्स पॉजिटिव हैं या दोनों टर्म्स नेगेटिव हैं। इन दैट केस आपका जो आंसर आएगा वो कैसा आंसर आएगा, या तो वो पॉजिटिव आएगा या तो वो नेगेटिव आएगा। आपको बताना है दोनों में से कौन सा आएगा। अब देखो लाइक टर्म्स वाले दो ऑप्शंस, या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव। पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा पॉजिटिव, नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी जवाब आएगा पॉजिटिव। तो मतलब अगर लाइक टर्म्स है तो चाहे आप वो दोनों टर्म्स पॉजिटिव हो चाहे दोनों टर्म्स नेगेटिव हो, क्योंकि लाइक साइन भी है, मतलब साइन भी सेम है, तो क्या होगा उत्तर आपका कि इन एनी केस आपका जवाब तो पॉजिटिव ही आएगा। क्या आएगा जवाब? पॉजिटिव टर्म ही आएगा। अब अगर सेकेंड हमारा जो फिलअप है वो भी साथ में ही कर लेते हैं, उसमें क्या डिफरेंस है पहले वाले से कंपेयर करेंगे तो उसमें केवल एक ही डिफरेंस है कि अगर अनलाइक साइन है, अर्थात पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव या पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, इन दैट केस क्या होगा, तो पहली टर्म पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव, ये क्या हो गया? अनलाइक साइन हो गया, अलग अलग। या फिर पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, इन दिस केस भी क्या होगा सर? प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस यहां माइनस प्लस हो जाएगा माइनस। तो इन एनी केस आपका जवाब तो नेगेटिव टर्म ही आएगा। आपका जवाब क्या आएगा? नेगेटिव ही आएगा। तो अगर एक जैसा साइन है तो पॉजिटिव, और अगर अनलाइक साइन है मतलब अपोजिट साइन है तो नेगेटिव होगा आपका प्रोडक्ट। अब यहां पे देखिए 36 में क्या बोल रहा है, a मल्टीप्लाइड बाय b प्लस सी। इसको आप गणित की भाषा में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। डीपी जहां पे होता है क्या कि ब्रैकेट के बाहर से कोई चीज ब्रैकेट के अंदर आएगी तो ब्रैकेट के हर एक सदस्य को मिलेगी, अर्थात a मल्टीप्लाई होगा b से भी और a मल्टीप्लाई होगा c से भी। तो आपका उत्तर क्या होगा कि a इंटू बी प्लस सी किसके बराबर होता है? तो भाई a इंटू बी प्लस सी बराबर होता है a इंटू बी प्लस a इंटू सी के। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। किस नियम के तहत? तो भाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के तहत। चलिए यहां होती है स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न है हमारा सवाल क्रमांक 37। a माइनस बी में मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूं
ए माइनस बी में मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि मेरा जवाब हो जाए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहां देखना, a माइनस बी में क्या मल्टीप्लाई कर दे कि हमारा जवाब हो जाए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बारे में आप जानते हैं, इसको आप पहले से पहचानते हैं। ये किसका आइडेंटिटी है सर? ये है ए माइनस बी के होल स्क्वायर का आइडेंटिटी। किसका? ए माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो बेसिकली हमारा जो उत्तर है उसको हम लिख रहे हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहां पे ए माइनस बी और जो बाजू में फिलअप है वो मल्टीप्लीकेशन में है, तो जब इस मल्टीप्लीकेशन का साइन चेंज करके मैं उस तरफ भेजूंगा तो वो क्या हो जाएगा? डिवीजन हो जाएगा। तो फिलअप की वैल्यू हो जाएगी ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइड्स ए माइनस बी। भाई वहां पे ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, स्क्वायर का मतलब है एक का स्वयं से मल्टीप्लीकेशन और नीचे का ए माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा कैंसल। तो आपका जवाब कितना बचेगा? केवल ए माइनस बी बचेगा। जवाब क्या बचेगा? केवल ए माइनस बी। तो जब भी आप ए माइनस बी करेंगे और उसको ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका उत्तर हमेशा क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जिसको आप ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी कहते हैं। चलिए, ये हमने कर दिया स्क्रीन को क्लियर। अगला देख लेते हैं हम लोग फिलअप हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सीधा सीधा आपसे एकदम स्ट्रेट पूछ लिया है आइडेंटिटी का फॉर्मूला। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है सर? वो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है? ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमारा उत्तर होना चाहिए। तो फिलअप में क्या आएगा? फिलअप में आएगा ए माइनस बी। सवाल क्रमांक 39 क्या बोल रहा है आपसे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर करने पर और उसमें कुछ ऐड करने पर आपका जवाब आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये कुछ क्या ऐड हो रहा है वो आपको बताना है। कैसे बताओगे सर? a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस समथिंग इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहां पे देखिए व्हाट इज दिस a माइनस बी का होल स्क्वायर? सर इट इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यस सर। और यहां हो जाएगा प्लस डैश इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम इन तीनों को उस तरफ भेज रहे हैं क्योंकि यहां पे इनका कुछ काम ही नहीं है, क्योंकि हमें तो फिलअप का आंसर निकालना है। तो वो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जब आप तीनों को भेजेंगे तो तीनों के साइन हो जाएंगे रिवर्स, ये माइनस ये प्लस और तीसरा वाला भी प्लस का हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब क्या होगा सर? ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, फिलअप हो जाएगा यहां पे तो 2ab माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2b स्क्वायर। तो क्या हुआ आपके फिलअप की जगह पे उत्तर? 2ab माइनस 2b स्क्वायर। तो 2ab माइनस 2b स्क्वायर। ऐसा करने पे आपको आपका उत्तर मिल जाएगा कितना? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। आसान था, केवल प्रॉपर्टी और आइडेंटिटी का यूज करके हमें अपने प्रश्न का उत्तर निकालना था। यहां पे हम कर रहे हैं स्क्रीन को क्लियर और अगले प्रश्न की ओर कर रहे हैं प्रस्थान। अगला फिल इन द ब्लैंक्स है हमारा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab है। क्या बोल रहा है आपसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसमें आप माइनस कर रहे हैं 2ab। क्या होगा यहां पे सर? a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि हमने यहां पे आइडेंटिटी को यूज करके इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया। अब सर प्लस 2ab और माइनस 2ab कैंसिल, केवल बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि होना चाहिए हमारे प्रश्न का उत्तर। आसान सा था ये प्रश्न, उतना ही आसान हो गया इसका जवाब। तो हम करेंगे यहां पे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 41। ठीक है, क्या बोल रहा है आपसे कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये भी आइडेंटिटी है तो ये भी आपको याद होनी चाहिए। x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी कितना होता है सर? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस लास्ट में आता है ए इंटू बी। कितना आता है? ए इंटू बी, या फिर आप इसको सामान्य भाषा में ए बी भी लिखते हैं। तो आप ऐसे लिखें या फिर ए इंटू बी लिखें, बात बराबर ही है।
कौन से वही कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, बस खाली लिखने का तरीका अलग अलग है। द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स इज अ डैश। तो जब आप दो पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका उत्तर भी क्या आएगा भाई, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करते हो नंबर आता है, वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करोगे वेरिएबल आएगा, पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करोगे तो जवाब भी क्या मिलेगा, पॉलिनोमियल ही मिलेगा, उनके परिवार से बाहर वो नहीं जाएंगे। चलिए 43, कॉमन फैक्टर ऑफ ax² प्लस bx, दोनों में क्या कॉमन है ये बताना है। देखो a और b तो अलग है, हाँ x दोनों में कॉमन, लेकिन एक जगह पे दो है तो एक जगह पे एक है, पर कॉमन तो है ना, दोनों जगह पे तो है ना, भले ही मात्रा अलग अलग हो तो कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आएगा, अंदर बचेगा आपके पास ax प्लस b। तो व्हाट इज द कॉमन फैक्टर, x। क्या आपको यह समझ में आया, यस सर, कहीं कोई शंका मन में, नो सर। चलिए अब आपसे बोल रहा है फैक्टराइज फ्रॉम ऑफ 18mn प्लस 10mnp, ठीक है। अब यहां पे आपको फैक्टराइज फॉर्म निकालना है, तो भाई 18 हो जाएगा 9 इंटू 2 इंटू m इंटू n, प्लस ये हो जाएगा 5 इंटू 2 इंटू m इंटू n इंटू p। क्या क्या कॉमन है यहां पे देखो जरा एक बार, क्या क्या कॉमन है सर, m n और 2 कॉमन है, तो 2mn कॉमन है, तो आप 2mn को बाहर निकाल लेंगे। अब जब आपने 2mn को बाहर निकाल लिया तो क्या बचेगा, केवल 9 बचेगा। वहां पे आपने 2mn को बाहर निकाल लिया तो क्या बचेगा सर, केवल 5 और p बचेगा, तो आप 5p लिख देंगे। तो क्या होगा फैक्टराइज फॉर्म कि भाई 2mn 9 प्लस 5p, कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5p प्लस 9, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, लिखने का तरीका कैसा भी हो जवाब आपका सेम ही रहेगा। कितना होगा उत्तर 2mn और अंदर 9 प्लस 5p लिखो या 5p प्लस 9 लिखो, आंसर सेम ही आएगा। बट प्लीज ये 9 और 5 को ऐड करके 14 मत लिख देना, गलत हो जाएगा। चलिए स्क्रीन क्लियर। और अगला प्रश्न देख लेते हैं, सवाल क्रमांक 45 क्या है हमारा, फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ 4y² माइनस 12y प्लस 9। क्या करना है आपको, फैक्टराइज करना है किसको सर, 4y² माइनस 12y प्लस 9 को। अब यहां देखो बीच वाले को तोड़फोड़ करना है, लेकिन आजू बाजू वालों से एक बार पूछ लेंगे ताकि कहीं पे कोई झगड़ा ना हो जाए, ठीक है। तो आजू बाजू वाले कौन है सर, 4 है और 9 है, ठीक है। यहां पे आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, दूसरा जो मेरी आंखों में दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि इसको मैं लिख सकता हूं 2y का होल स्क्वायर, है कि नहीं, यस सर। बीच वाले को मैं अभी कुछ नहीं लिख रहा, लेकिन लास्ट वाले को मैं लिख रहा हूं 3² सर। इससे होगा क्या, इससे होगा यह कि यहां पे मुझे a² प्लस b² मिल गया। अब यदि किसी तरीके से मैं बीच वाले को मिडिल वाले को 2ab के फॉर्म में लिख दूं तो ये मुझे आइडेंटिटी का एक फॉर्म दे देगा जिसका यूज करके मैं इसको फैक्टराइज कर सकता हूं। तो ये हो गया 2y², बीच वाले को लिखा मैंने -2 इंटू, यहां से पकड़ा एक 2y और यहां से पकड़ा 3। अब देखो जो आपने वैल्यूज पकड़ी है a और b की आगे और पीछे से, क्या वो बीच वाले से मैच खा रही है, 2 2 4 4 3 12, जी हाँ बिल्कुल खा रही है, तो ये हो जाएगा 3²। अब ये हो गया a² माइनस 2ab प्लस b² का फॉर्म, जिसको आप लिखते हैं कितना, a माइनस b का होल स्क्वायर। सर एक बार फिर से देखो, इसको करना था फैक्टराइज। अब फैक्टराइज करने के 2-3 मेथड है, जो मेथड मैं यहां यूज कर रहा हूं उसके लिए मैंने सबसे पहले क्या चेक किया कि पहली और आखिरी टर्म परफेक्ट स्क्वायर है क्या। तो पहली टर्म थी 4y², तो 4 का स्क्वायर रूट 2, y² का हो जाएगा y, उधर पे 9 स्क्वायर रूट हो जाएगा 3, तो मतलब वहां पे a² प्लस b² तो लग रहा है, लेकिन a² प्लस b² की अकेले को आइडेंटिटी नहीं है, a² प्लस b² माइनस 2ab या फिर प्लस 2ab हमेशा होता है। तो हमने बीच वाले को -2ab के फॉर्म में फिट करने का प्रयास किया, तो वो -2ab के फॉर्म में परफेक्टली फिट हो गया बिना किसी वैल्यू को इधर उधर किए, इसलिए मतलब हम यहां पे a² माइनस 2ab प्लस b² लगाने के लिए आजाद हैं।
हमने वैल्यू को पुट किया और हमारा जवाब आया 2y माइनस 3 का स्क्वायर। तो इसका फैक्टराइज फॉर्म क्या होगा, 2y माइनस 3 एक बार और 2y माइनस 3 दूसरी बार, क्योंकि यहां पे स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक चीज को स्वयं से मल्टीप्लाई करना। और जब आप फैक्टर्स लिख रहे हैं तो आपको दोनों फैक्टर्स को अलग अलग लिखना पड़ेगा। चलिए सवाल क्रमांक 46 में क्या बोल रहा है आपसे, तो आपसे 46 में बोल रहा है आपको डिवाइड करके बताना है कि उत्तर कितना आएगा। तो ऊपर है आपके पास 38 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और जेड, और नीचे है आपके पास 19 एक्स वाई स्क्वायर। अब ऊपर जो 38 है उसको मैं लिख रहा हूं 19 इंटू 2, एक्स क्यूब को लिखा मैंने x इंटू एक्स, वाई को लिखा मैंने y इंटू वाई, और z को लिखा मैंने z, और नीचे हमारे पास है 19 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। चलिए 19 19 कैंसल, x कैंसल, y कैंसल, क्या बच गया सर, नीचे तो कुछ नहीं बचा, ऊपर बचा है 2 और 2 बार x मतलब x स्क्वायर और एक z। तो क्या होगा आपका उत्तर सर, हमारा उत्तर होगा 2x स्क्वायर z, क्योंकि बाकी सब हो जाएगा कैंसल। क्या हो जाएगा, बाकी सब कैंसल हो जाएगा। चलिए ये हो गया हमारा प्रश्न खत्म। अगला है वॉल्यूम निकालना है आपको। किसका सर, वॉल्यूम निकालना है रेक्टेंगुलर बॉक्स का। मतलब वो क्या है, बेसिकली क्यूबॉइड है जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट आपको दिया है। वॉल्यूम का फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच, जहां पे L है 2x, B है 3y और H है 4z। ठीक है, तो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, तो ये हो जाएगा 24, और वेरिएबल कौन से, x y z, तीनों आपस में मल्टीप्लाई होके हो जाएंगे x y z साथ में। ठीक है, चलिए आसान था सवाल, उससे भी आसान जवाब, केवल मल्टीप्लाई करके उत्तर लिखना था, वो आपने लिख दिया है। चलिए नेक्स्ट इज 48 इज 67 स्क्वायर माइनस 37 स्क्वायर। क्या होता है सर, यहां पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाने का पूरा चांस हमें मिल रहा है। तो यहां हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, विच इज a माइनस बी पहले से लिखा हुआ है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, a प्लस बी, मतलब 67 प्लस 37 हमें लिखना पड़ेगा, और इनको मल्टीप्लाई करके उत्तर भी बताना है। तो 67 प्लस 37 हो गया 14, 6 और 3 9, 1 10, 104। ठीक है, और माइनस करने पे कितना आएगा, तो 7 में से 7 गया 0, 6 में से 3 गया 3 बचेगा तो 30। ठीक है, अब इनको करेंगे आप मल्टीप्लाई, क्योंकि बीच में है मल्टीप्लीकेशन का साइन, तो ये हो जाएगा 3 4 12, 2 या 1 ऊपर, 3 0 0 1, 3 1 3, तो 3120 होना चाहिए आपका उत्तर। एक बार मल्टीप्लाई चेक कर लीजिए, 4 3 12, 2 यहां 1 कैरी, 3 0 0 1, 3 1 3, तो 3120 होगा आपका इस प्रश्न का हल। तो यहां हमने 4 सेट के क्वेश्चन को कर लिया है खत्म। हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले सेट की तरफ। 49 में बोल रहा है 103 स्क्वायर माइनस 102 स्क्वायर कितना होगा। सर ये भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज करने वाली जगह है, जहां पे होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a माइनस बी इन्होंने कर दिया, हमें केवल 103 प्लस 102 करना है, प्लस वाला साइन, और इनका जवाब निकालना है। तो 103 और 105 जोड़ने पे कितना आएगा सर, 3 2 आ जाएगा 5, 0 का 0, 1 और 1 2, 205, और माइनस करने पे आएगा इंटू 1, तो यहां पे होगा 205 इंटू 1, अर्थात जवाब कितना होना चाहिए, 205 ही होना चाहिए। कितना होना चाहिए जवाब, 205। चलिए सवाल क्रमांक 50 क्या बोल रहा है आपसे। सवाल क्रमांक 50 आपसे बोल रहा है कि आपको एरिया निकालना है जिसके साइड्स गिवन है। तो एरिया का फॉर्मूला होता है L इंटू बी, ये आपका L ये B, मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 4x स्क्वायर इंटू 3y स्क्वायर, 4 3 होता है 12, x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर करोगे तो केवल वेरिएबल रह जाएंगे x स्क्वायर वाई स्क्वायर। चलो तो एरिया आ गया 12 x स्क्वायर वाई स्क्वायर। आसान था सवाल, उससे भी आसान जवाब। सवाल क्रमांक 51 देख लेते हैं हम लोग, शगुन का सवाल। वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगल जिसके लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों कितने 2x है। ठीक है, चलिए वॉल्यूम का फॉर्मूला सर L इंटू बी इंटू एच, तो 2x इंटू 2x इंटू 2x,
2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा और x को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब आएगा। तो जवाब होना चाहिए 8x क्यूब। वैसे अगर किसी भी रेक्टेंगुलर बॉक्स या फिर क्यूबॉइड की हाइट, ब्रेथ और लेंथ बराबर होंगी तो उन्हें हम क्या बोलते हैं सर? उन्हें हम क्यूब बोलते हैं। तो यहां पे बेसिकली क्यूब का सवाल था, ठीक है। अब द कोएफिशिएंट ऑफ -37 ABC इज, ठीक है, आपको बताना है इसमें से कोएफिशिएंट कौन होगा, ठीक है। अब कोएफिशिएंट पता कैसे लगता है सर? किसी भी वेरिएबल पार्ट का न्यूमेरिक साथ देने वाले नंबर कौन से, उन्हें आप क्या बोलते हैं? उन्हें आप बोलते हैं कोएफिशिएंट। अब यहां पे एबीसी का साथ कौन दे रहा है सर? एबीसी का साथ दे रहा है -37, तो एबीसी का कोएफिशिएंट हो जाएगा -37। तो साथ कौन सा नंबर दे रहा है, कौन सा नंबर उनके साथ चल रहा है, उसे आप कोएफिशिएंट कहते हैं, शुद्ध सरल आसान भाषा में। क्या आपको समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नहीं सर। चलिए स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न, सवाल क्रमांक 53 क्या बोल रहा है आपसे कि नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सप्रेशन ए स्क्वायर प्लस बीसी इंटू डी, ठीक है। क्या बोल रहा है? ए स्क्वायर प्लस बीसी इंटू डी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे? तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी सी इंटू डी। तो इंटू डी करना मतलब मल्टीप्लाई करके, तो बी सी डी भी लिख सकते हैं उसको। क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी प्लस सी प्लस डी। सर यहां पे तो कुछ एडिशन हो नहीं रहा है, केवल हमें नंबर ऑफ टर्म्स बताने। तो एक टर्म ये, दूसरा बी सी डी का टर्म, तो हमारे पास आ जाएंगे 2 टर्म्स। सवाल आपसे क्यों पूछा गया था कि कल को अगर आप ये मल्टीप्लीकेशन का साइन देख के इसको कहीं 1, 2 और 3 टर्म ना मान ले, तो ऐसी गलती नहीं करनी है, वो 2 ही टर्म होंगे, ठीक है सर। अच्छा, एक सवाल मुझे आपसे भी पूछना था कि अगर यहां पे इसकी जगह ब्रैकेट होता तो आप क्या करते? सर तो भी डी को अंदर मल्टीप्लाई करते तो ए स्क्वायर डी और बीसीडी होता, तब भी नंबर ऑफ टर्म्स 2 ही रहता, 3 नहीं या फिर 1 नहीं रह जाता। चलिए, द सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स विथ साइड्स 4a एंड 4b, ठीक है। अब यहां ध्यान देना, क्या निकालना है आपको? एरिया निकालना है 2 का। तो एक का एरिया होता है ए स्क्वायर साइड का स्क्वायर, तो एक का एरिया हो जाएगा 4a का स्क्वायर प्लस दूसरे का हो जाएगा 4b का स्क्वायर, जो कि भाई स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड या फिर साइड का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16a स्क्वायर, इधर हो जाएगा 16b स्क्वायर। अफसोस इनको हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये लाइक टर्म्स नहीं है, सेम वेरिएबल्स नहीं है, ऑल्दो वेरिएबल्स की पावर सेम है। आप चाहे तो एटमैक्स 16 कॉमन लेकर अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, उसके अलावा तो कोई और ऑप्शन नहीं दिख रहा है। चलिए, इसके बाद अगला है 55, द कॉमन फैक्टर मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल इज बेस्ड ऑन डैश प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी पे बेस्ड होता है भाई? जो ये कॉमन फैक्टर वाला मेथड है, ये आपने पढ़ा है, ये आपने प्रॉपर्टी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी है, जहां पे आप चीजों को कॉमन ले लेते हैं या फिर कोई बाहर पड़ी हुई चीज, मतलब ब्रैकेट के बाहर वाली चीज जो कॉमन है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो होती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या आपको याद आया? यस सर। क्या कहती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी? कि अगर a इंटू बी प्लस सी है तो वो हो जाएगा ए बी प्लस ए सी। हमारे पास अक्सर फैक्टराइजेशन में क्या होगा, आपको ऐसा कुछ दिया होगा और आपको इस निष्कर्ष तक पहुंचना पड़ेगा। तो फर्स्ट चैप्टर में आप यहां से यहां गए थे, सेकंड अभी इस चैप्टर में आप वापस आ रहे हैं कहां से? ए बी प्लस ए सी से a इंटू बी प्लस सी तक, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें कहां क्या कॉन्सेप्ट उपयोग हो रहा है, ठीक है। चलिए, द साइड ऑफ अ स्क्वायर ऑफ एरिया 9y स्क्वायर। अब एरिया कितना है? 9y स्क्वायर। आपको पता लगानी है साइड, तो भाई साइड का स्क्वायर होगा 9y स्क्वायर, तो साइड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 9y स्क्वायर, ठीक है। 9 का स्क्वायर रूट 3, y स्क्वायर का स्क्वायर रूट, सर y स्क्वायर है, स्क्वायर से एक रूट कैंसिल, तो आपको केवल y बचेगा, तो 3y होना चाहिए आपका उत्तर। कितना? 3y होना चाहिए आपका उत्तर। चलिए, हम करेंगे यहां पे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ। 57 में क्या बोल रहा है आपको? ऑन सिंप्लीफिकेशन 3x प्लस 3 डिवाइड बाय 3 करने पे कितना आएगा? क्या करना है आपको कि भाई 3x प्लस 3 है, डिवाइड बाय 3 कर दिया आपने,
क्या लोगे कॉमन यहाँ पे? सर यहाँ पे ले लेंगे हम 3 कॉमन, तो अंदर बचेगा x प्लस 1 और नीचे बच जाएगा केवल 3। भाई 3x था, आपने 3 कॉमन ले लिया, केवल x बच गया। वहां पे 3 था, आपने 3 कॉमन लिया, केवल 1 बच जाएगा। सर लेकिन अगर पूरा का पूरा 3 कॉमन ले लिया तो 0 बचना चाहिए ना। एक बात बताओ, आप जब अपने घर से अपने नानी के घर जाते हो घूमने, या फिर उल्टा होता है दादा के घर आते हो घूमने, कहीं भी जाते हो, तो क्या आपके परिवार के लोग आपका बिस्तर, आपका वार्डरोब उठा के बाहर फेंक देते हैं? नहीं सर, वो जगह पे रहता है। तो ये 1 बता रहा है कि यहाँ पे 3 वापस कभी भी आ सकता है, उसकी जगह गायब नहीं करनी है। ऑल्सो हमने क्या सीखा है कि भाई जब कोई चीज ब्रैकेट के अंदर से ब्रैकेट के बाहर जाती है तो वो क्या होती है? डिवाइड होती है। तो 3 डिवाइड बाय 3 करोगे तो उत्तर कितना आएगा? 1 आएगा। अब आप चाहे तो ये तीनों 3 कैंसिल कर सकते हैं और यहां पे आपका जवाब आएगा x प्लस 1। कितना आएगा जवाब? x प्लस 1। यहां पे आपको क्या करना है? फैक्टराइज करना है। किसको? 2x प्लस 4y को। ठीक है, अब क्या करोगे आप? सर यहां पे भी हम ले लेंगे 2 कॉमन, तो यहां बचेगा x और 4y की जगह बच जाएगा 2y। सर ये कैसे हुआ? जरा यहां ध्यान देना कैसे हुआ। ये होगा 2 इंटू एक्स, ठीक है, 4 हो जाएगा 2 इंटू वाई। अब जो जो आपको कॉमन दिख रहा है उसे आप साथ में उठा के ले जाइए। तो एक 2 यहां पे कॉमन, उसके अलावा कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। तो जब आप इस 2 को बाहर निकाल लेंगे, यहां कितना बचेगा? सर यहां कुछ भी नहीं बचेगा, केवल x बचेगा। यहां से भी आपने 2 बाहर निकालो तो केवल कितना बचेगा? तो 2y बच जाएगा। तो 2 कॉमन लिया तो कितना हो जाएगा? x प्लस 2y। इससे ज्यादा फैक्टराइज करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम यहां लिखेंगे 2 इंटू एक्स प्लस 2y। चलिए, ये वाले दोनों फिलअप भी हो गए हमारे सॉल्व। और जैसा कि मेरी यहां पे याददाश्त है, मुझे इतना याद है कि इसके बाद आते हैं हमारे ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस। तो अब हम करेंगे यहां पे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले सेक्शन की तरफ जहां पे हम सॉल्व करेंगे ट्रू और फॉल्स। ठीक है, चलिए अब ट्रू और फॉल्स है हमारे 59 से लेकर 80 तक, तो हम आराम से करेंगे केक को सॉल्व। बस आपको क्या करना है? आपको ध्यान से स्टेटमेंट को रीड करना है, उसके बाद ट्रू और फॉल्स आंसर करना है। लेकिन साथ में हम ये भी करेंगे कोशिश कि हम हर एक स्टेटमेंट के पीछे की ट्रू या फॉल्स होने की वजह भी पता लगा पाए। ठीक है, चलिए पहला है हमारा 59 का ए पार्ट। क्या बोल रहा है हमसे? a प्लस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ जितना आइडेंटिटी हमने पढ़ी है उसके हिसाब से a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। परंतु यहां पे आपका जो स्टेटमेंट है वो कुछ मिस कर गया है। और वो क्या मिस कर गया है? तो वो भाई साहब 2ab लिखना मिस कर गए हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा? तो सर यहां पे 2ab आ जाएगा और स्टेटमेंट हो जाएगा फिलहाल के लिए, मतलब जितना दिया था उतना स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। तो क्योंकि स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है। फॉल्स होने का रीजन क्या है? स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है। a माइनस बी होल स्क्वायर, इसको भी देख लेते हैं, ये भी हमने बहुत बार पढ़ा है। a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है? तो सर a माइनस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और यहां पे जब आप देखेंगे तो यहां पे a माइनस बी होल स्क्वायर लिखा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि इनकम्प्लीट भी है और रॉन्ग भी है। तो कुल मिला के ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा? ये स्टेटमेंट भी हो जाएगा फॉल्स। इसको भी हम कर देंगे F से मार्क और मूव करेंगे अगले प्रश्न की तरफ। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आपको आइडेंटिटी का वर्जन दिया है जो कि उल्टा है थोड़ा सा। मतलब बेसिकली आपने जब पढ़ना स्टार्ट किया होगा तो आपने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़ा होगा, पर यहाँ पे उल्टा स्टेटमेंट दिया है। पर लेकिन सही होना चाहिए, चाहे ऐसे लिखा हो चाहे वैसे। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बीच में कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है? मल्टीप्लीकेशन साइन है। ब्रैकेट्स का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन होता है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब स्टेटमेंट में कुछ भी एरर नहीं है, तो हम इसको ट्रू लिखकर आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, ये स्टेटमेंट हो गया हमारा ट्रू। तो 2 थे फॉल्स, 1 था ट्रू। हम करेंगे यहाँ पे स्क्रीन क्लियर और अगले सेट की तरफ मूव करेंगे। वही करना है हमें 62 64 में। क्या करना है? ट्रू या फॉल्स स्टेटमेंट बताना है विथ प्रॉपर रीजनिंग। चलिए पहला वाला द प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव टर्म्स इज अ नेगेटिव टर्म। अब यहां पे हम कुछ एग्जांपल लेके देख लेते हैं। उदाहरण के तौर पे -3x एक नेगेटिव टर्म है, इसमें आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं -4y, एक और नेगेटिव टर्म।
अब दो नेगेटिव टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 3 12 XY। अच्छा, जो भी मैंने बोला कि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये किसी भी दो नेगेटिव टर्म्स को मल्टीप्लाई करते समय सही होगा। मतलब ऐसा नहीं खाली इनके केस में सही है, व्हेनेवर यू मल्टीप्लाई टू नेगेटिव टर्म्स, जब भी आप दो नेगेटिव टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे आपको हमेशा माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस ही मिलेगा। तो दो नेगेटिव टर्म्स को मल्टीप्लाई करने पर, दो नेगेटिव टर्म्स को मल्टीप्लाई करने पर नेगेटिव टर्म मिलेगी, ऐसा कभी नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। कैसी टर्म मिलेगी? हमेशा पॉजिटिव टर्म मिलेगी, बिकॉज व्हेन नेगेटिव मल्टीप्लाइड विथ नेगेटिव द आंसर इज पॉजिटिव। चलिए, द प्रोडक्ट ऑफ वन नेगेटिव एंड वन पॉजिटिव टर्म इज अ नेगेटिव टर्म। ये हो जाएगा प्लस, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। तो बेसिकली यहां पे क्या हुआ, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव था, उनको जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको मिला एक नेगेटिव टर्म। तो वो कहना चाह रहा है स्टेटमेंट में कि प्रोडक्ट ऑफ वन नेगेटिव एंड वन पॉजिटिव, तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव का जब आप मल्टीप्लीकेशन करते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं, आपका उत्तर क्या आएगा? नेगेटिव टर्म आएगा। तो विच इज ट्रू, क्योंकि प्लस माइनस इज ऑलवेज माइनस। तो जब भी आप एक प्लस और एक माइनस टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका आंसर हमेशा माइनस ही आता है। तो फिर ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है। चलिए, अब यहां पे द कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म -6 x² y² इज -6 क्या इस पूरे एक्सप्रेशन का कोएफिशिएंट -6 है? पहले हम ये सोचेंगे कोएफिशिएंट क्या होता है। सर, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको आप क्या कहते हैं? उसको आप कहते हैं कोएफिशिएंट। तो यहां पे भी -6 x² y² में -6 जो है वो आपका कांस्टेंट है, तो वो हो जाएगा आपका कोएफिशिएंट। मतलब स्टेटमेंट में सही है, स्टेटमेंट में कुछ दम है, स्टेटमेंट करेक्ट है। तो क्या हो जाएगा यहां पे? ट्रू हो जाएगा आपका उत्तर। क्या आपको यह समझ में आया? तो जब भी आप चेक करते हैं कोएफिशिएंट तो आप क्या देखते हैं कि वेरिएबल पार्ट और कांस्टेंट पार्ट को अलग अलग रखना है, एंड साइन हमेशा नंबर के साथ ही जाएगा, वो वेरिएबल के साथ नहीं जाएगा। बहुत लोग ये बोलते हैं कि सर ये माइनस साइन हम अगर वेरिएबल के साथ लिख दे तो नहीं, ऐसा नहीं होता। जो भी साइन है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जैसे यहां पे -6 है, तो वो हमेशा कांस्टेंट के साथ ही रहेगा। वेरिएबल हमेशा अकेले रहते हैं, उनके साथ कोई साइन यूजुअली कैरी नहीं होता। अगर पॉजिटिव है या कोई भी नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर -(x²) y² है, तब भी आपका कोएफिशिएंट होगा -1 और वेरिएबल पार्ट होगा x² y², तब भी आपका यही रहेगा उत्तर। हमेशा वेरिएबल पार्ट बिना किसी साइन के कैरी होता है। चलिए, स्कीइंग क्लियर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 65 है आपका कि सॉरी चलिए, 65 है आपका कि p² + q² r + r² इज अ बाइनोमियल। चेक कर लेते एक बार, बाइनोमियल में क्या होता है? सर, बाइनोमियल के केस में ये होता है हमारे पास कि कितने टर्म्स होंगे? नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं 2 है ना। तो बाइनोमियल में 2 और ट्राइनोमियल में 3 होते हैं। तो क्या यहां पे आपके पास 2 टर्म है? अगर कुछ कॉमन निकल रहा है तो बात और है, ठीक है, मतलब अगर कुछ ऐड वैड हो सकता है तो बात और है। अदरवाइज तो आप नंबर ऑफ टर्म्स कैसे गिनते हैं? नॉर्मली ही काउंट करते हैं। तो यहां पे 1 2 3, ये 3 टर्म है यहां पे। तो क्या ये बाइनोमियल होगा? नहीं सर, यहां पे 3 टर्म है, तो इसको आप ट्राइनोमियल बोलेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। बाइनोमियल बोलना इसको रॉन्ग हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। चलिए, द फैक्टर्स ऑफ a² - 2ab + b² इज a + b एंड a + b। पहली बात तो ये कि ये जो a² - 2ab + b² है, इसको आप बहुत बार बहुत जगह देख चुके। कहां देख चुके हैं? सर, इसके आगे एक लिखा होती है एक चीज जिसका नाम होता है a - b²। तो a - b² होता है a² - 2ab + b²। और जब आप इसको उल्टा लेके जाएंगे, मतलब इसके फैक्टर्स बताएंगे, तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे? तो सर फैक्टर्स होंगे a - b²। स्क्वायर का मतलब होता है एक नंबर को स्वयं से मल्टीप्लाई करना, तो यहां भी हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। तो स्क्वायर की जगह मैं लिख रहा हूं a - b और a - b। तो क्या हो गए आपके फैक्टर्स? आपके फैक्टर्स हो गए a - b, न कि a + b एंड a + b। अगर जो ये माइनस की जगह प्लस होता तब तो स्टेटमेंट ट्रू हो जाता, ठीक है, परंतु किंतु यहां पे जो हमारे पास जानकारी है उसके हिसाब से स्टेटमेंट है
फॉल्स। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। क्या कोई दिक्कत मन में? नो सर, आसान था ये। जी सर। तो हम करेंगे यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले सेट की तरह। 67 में क्या बोल रहा है वो कि h इज अ फैक्टर ऑफ 2 पाई इंटू एच प्लस आर। अब जरा यहां देखो 2 पाई h प्लस आर, जब आप इसके फैक्टर्स निकालेंगे तो एक फैक्टर होगा 2, एक होगा पाई और तीसरा होगा h प्लस आर पूरा। ठीक है, बिकॉज फैक्टर्स का मतलब होता है किस किस को मल्टीप्लाई करने पर हमारा गिवन स्टेटमेंट मिल रहा है, किस किस को आपने मल्टीप्लाई किया, कौन कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, और फिर आपका गिवन स्टेटमेंट, आपको गिवन एक्सप्रेशन आपको मिल रहा है। तो यहां पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है पाई से और वो मल्टीप्लाई हो रहा है h प्लस आर से। ठीक है, h और r को आप फर्दर अकेले अकेले नहीं कर सकते, बिकॉज आपको यहां पे फैक्टर्स ढूंढने, टर्म्स नहीं, दोनों में डिफरेंस होता है। फैक्टर्स का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन वाले, टर्म्स का मतलब होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले। तो यहां पे आप फैक्टर ढूंढ रहे हैं तो h इज नॉट अ फैक्टर, बिकॉज कहीं पे भी h को किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया जा रहा है। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा आपका फॉल्स। तो आप क्या लिखोगे? अगर सही लिखना होगा तो आप लिख सकते हो या तो h प्लस आर पूरा होगा, या पाई होगा, या 2 होगा फैक्टर, पर अकेले h उसका फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, चलिए यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 68 में क्या बोल रहा है आपसे कि सम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ n स्क्वायर बाय 2 प्लस n बाय 2 आर 1/2 n प्लस 1। एक बार चेक कर लेते हैं इसको कैसे करेंगे फैक्टराइज। अब यहां पे अगर आप देखेंगे फैक्टर्स को तो ये हो जाएगा n इंटू n न्यूमरेटर में और साथ में एक मल्टीप्लाई होगा हाफ, है ना? यस सर। इधर पे भी हो जाएगा प्लस, तो यहां पे हाफ इंटू n हो जाना चाहिए। अब जब आप इन दोनों में से हाफ कॉमन लेंगे और n भी कॉमन ले लेंगे, आपके पास अंदर क्या बचेगा? सर हाफ और n दोनों कॉमन आ गए, यहां पे केवल n बचेगा। यहां पे पूरे के पूरे आ गए तो केवल 1 बचेगा। तो हाफ इंटू n प्लस 1, यहां पे देखिए हाफ n प्लस 1। क्या ये सही है? यस सर। फैक्टर्स का मतलब होता है कि भाई किसी को किसी से मल्टीप्लाई करने पे हमारा एक्चुअल स्टेटमेंट मिल जाना, और यहां पे इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक्चुअल स्टेटमेंट मिल जाएगा। तो आप स्टेटमेंट को क्या लिखेंगे? ट्रू लिखेंगे। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नो सर। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 69 में क्या बोल रहा है? एन इक्वेशन इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ इट्स वेरिएबल्स। एक इक्वेशन अपने सारे वैल्यूज के लिए, अपने सारे वेरिएबल्स की वैल्यूज के लिए करेक्ट होती है। इक्वेशन बोल रहा है वो। ठीक है, अब इक्वेशन का मतलब क्या होता है? सर उदाहरण के तौर पे 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 8, ये एक इक्वेशन है। ठीक है, क्या ये सारी वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स के लिए सही होगी? सर अगर आपने रखा x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, देखो क्या होगा? 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1, तो 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, तो हो जाएगा 8। हाँ सर, यहां पे ट्रू है। अच्छा एक काम करो, x की वैल्यू रखो 3 और y की वैल्यू 1, सर तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 और यहां पे 4, तो 6 और 4 हो जाएगा 10। तो अब इक्वेशन गलत हो गई, बिकॉज हमारा जवाब आना चाहिए था 8, आ रहा है 10, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो इस केस में आप क्या करेंगे? सर क्योंकि हमारा उत्तर यहां पे गलत आ रहा है, हम ये कह सकते हैं कि एक इक्वेशन इज नॉट ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ इट्स वेरिएबल्स। जो इक्वेशन होती है वो केवल चुनिंदा वैल्यूज के लिए ही सही होती है। तो सर जो सारी वैल्यूज के लिए सही होता है उसको हम क्या बोलते हैं? देखो जो सारी वैल्यूज के लिए सही होता है उसको आप गणित की भाषा में कहते हैं आइडेंटिटी। उदाहरण के तौर पे a प्लस बी का होल स्क्वायर नामक जो आइडेंटिटी है, जिसका उत्तर है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहां पे आप a और b की कोई सी भी वैल्यू रख दो, 1 2 3 4 1 4 2 8, कुछ भी रख दीजिए a और b की वैल्यू, आपके दोनों पक्ष बराबर ही आएंगे। तो दोनों पक्ष हमेशा बराबर किसके आते हैं? आइडेंटिटी के आते हैं, इक्वेशन के नहीं। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। यहां पे क्या वर्ड गलत है? इक्वेशन वर्ड गलत है। इक्वेशन की जगह क्या आना चाहिए था?
आइडेंटिटी, तो ये स्टेटमेंट एकदम परफेक्ट हो जाता। ठीक है, तो क्या फर्क है आइडेंटिटी और इक्वेशन में? आइडेंटिटी सारी वैल्यूज के लिए ट्रू, इक्वेशन केवल कुछ चुनिंदा वैल्यूज के लिए ही ट्रू होता है। चलिए यहां पे हम करेंगे थोड़ा सा स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले सेट की तरफ। क्या बोल रहा है हमें 70 में? भाई एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, इस प्रॉपर्टी के बारे में, इस आइडेंटिटी के बारे में आपने पढ़ा है? यस सर। क्या होगा इसका उत्तर? सर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी हो जाएगा एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी के बराबर। क्या हो जाएगा? एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी के बराबर। ठीक है, तो यहां पे आप लिख सकते हैं कि भाई साहब ये जो स्टेटमेंट आपने दिया है, जो उत्तर आपने बताया है, वह पूर्णतः संपूर्णतः गलत है, रॉन्ग है, इसलिए क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि जो हमने आइडेंटिटी पढ़ी उसके हिसाब से उत्तर क्या होना चाहिए? एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ठीक है, चलिए ये वाला पार्ट हो गया हमारा सॉल्व। अगला देख लेते हैं क्या बोल रहा है हमसे कि कॉमन फैक्टर्स ऑफ 11 पी क्यू स्क्वायर, ठीक है, 121 पी स्क्वायर क्यू क्यूब, ठीक है, 1331 पी स्क्वायर क्यू इज 11 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। चेक कर लेते हैं। तो भाई 11 पी क्यू स्क्वायर में क्या क्या होता है? सर एक 11 होता है, एक पी होगा और 2 बार क्यू होगा, क्योंकि क्यू का स्क्वायर है। बिल्कुल ठीक। 121 में क्या होगा? 121 पी स्क्वायर क्यू की पावर 3। सर 121 में हो जाएगा 11 इंटू 11 इंटू पी और यहां हो जाएगा क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू। चलिए 1331 वाले में क्या होगा? तो सर 1331 पी स्क्वायर क्यू है, तो हो जाएगा 11 इंटू 11 इंटू 11। ठीक है, साथ में है पी स्क्वायर और एक क्यू। अब आप मुझे बताइए कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है? सर कॉमन का मतलब होता है जो सबके पास हो। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर का मतलब होगा जो सबके पास होना चाहिए। तो यहां देखेंगे हम 11 तो सबके पास है, तो एक कॉमन फैक्टर आ गया 11। अब वेरिएबल्स की बात करें तो एक पी, यहां पे 2, यहां पे 2, तो हम केवल एक ही ले सकते हैं बिकॉज कॉमन तो एक ही है। उनके पास एक्स्ट्रा है पर उसके पास नहीं है, तो हम उसको काउंट नहीं कर सकते। यहां पे देखो क्यू, तो यहां पे 2 है, यहां पे 3 है, यहां पे केवल एक है, तो एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे, तीनों में है, तो 11 पी क्यू होना चाहिए हमारा उत्तर। परंतु यहां पे दिया है 11 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, जो कि है पूर्णतः संपूर्णतः गलत बात, तो हम करेंगे इसको फॉल्स। और स्क्रीन क्लियर करने के बाद करेंगे अगले स्टेटमेंट की ओर रुख। 72 कॉमन फैक्टर ऑफ 12 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4 ए बी स्क्वायर माइनस 32 इज 4। ठीक है, इन तीनों में कॉमन निकालना है आपको, तभी तो आप उसको कॉमन फैक्टर बोलोगे। तो 12 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 32, ठीक है, प्लस 4 ए बी स्क्वायर माइनस 32 में देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है। देखो वेरिएबल तो तीनों के पास नहीं है, केवल 2 के पास है, इसलिए वो कॉमन नहीं आ सकता। अब बात करते हैं नंबर्स की। तो भाई 12 इज 4 3 जा, 4 1 जा, 4 8 जा, क्योंकि तीनों 4 से डिविजिबल है तो हम 4 को कॉमन फैक्टर ले सकते हैं। तो जब आप 4 को कॉमन फैक्टर ले लेंगे, अंदर बचेगा 3a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस 8, जो कि बिल्कुल ठीक है। तो भाई आपने 4 कॉमन ले लिया, आपको उत्तर भी मिल गया, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? बिल्कुल ट्रू होना चाहिए। स्टेटमेंट क्या है? सर स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि इसमें 4 कॉमन फैक्टर आ रहा है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। फैक्टराइजेशन ऑफ माइनस 3a स्क्वायर प्लस 3ab प्लस 3ac, इनको फैक्टराइज करना है। कैसे करेंगे आप? सर पहले हम देखते हैं इसमें क्या क्या कॉमन है, उसके बाद हम फैक्टराइज कर पाएंगे। तो माइनस 3a स्क्वायर प्लस 3ab प्लस 3ac, यहां पे जब आप देखेंगे इसको तो यहां हो जाएगा माइनस 3 इंटू ए प्लस 3 इंटू ए इंटू बी प्लस 3 इंटू ए इंटू सी। क्या कॉमन लेंगे आप? सर यदि हम देखें तो यहां पे a कॉमन है तीनों में, बिल्कुल ठीक, और 3 कॉमन है, पर लेकिन यहां पे -3 है, तो मैं -3 को थोड़ा चेंज करके
लिख सकता हूं -1 इंटू 3। अब क्या होगा, अब जो 3 का माइनस साइन था उसका भार किसने ले लिया, -1 ने ले लिया, तो कम से कम अब मुझे कॉमन फैक्टर निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जब आप 3a जो कि तीनों के पास है उसको बाहर निकालेंगे, अंदर क्या बचेगा आपके पास, सर एक बचेगा -1 इंटू a, एक बचेगा b और एक बचेगा c। ठीक है, तो -1 इंटू a, b और c बच रहे हैं। तो 3a -1 इंटू a करोगे हो जाएगा -a प्लस b प्लस c होना चाहिए हमारा उत्तर। अब आप स्टेटमेंट में देखो क्या आपका उत्तर उनका उत्तर सेम आ रहा है, नहीं सर, उनके उत्तर में -a -b -c आ रहा है। और यदि आप एक बार यहां पे इसको क्रॉस वेरीफाई भी करेंगे तो ये जो उत्तर है ये एक्चुअल स्टेटमेंट से गलत आ रहा है, उससे कुछ अपोजिट आ रहा है, तो इसलिए ये हमेशा हमारा उत्तर नहीं होगा। तो स्टेटमेंट क्या होगा, FALCE अर्थात फाल्स होगा, ट्रू नहीं होगा। चलिए अगला हम देख लेते हैं और क्या बोल रहा है हमें करने को। सर इसके बाद हमें बोला जा रहा है आपको देखना है कि फैक्टराइज फॉर्म ऑफ p स्क्वायर प्लस 30p प्लस 216, किसका, p स्क्वायर प्लस 30p प्लस 216, इसका आपको फैक्टराइजेशन करना है। अब फैक्टराइज कैसे करते हैं, सर जब भी कुछ तोड़फोड़ की जाती है घर में आजू बाजू वालों से पूछा जाता है, बिल्कुल ठीक। तो यहां पे भाई गुणा करने पे 216 और जोड़ या घटाने पे 30 आना चाहिए। 216 को जब आप चेक करते हो तो वो होता है 6 इंटू 6 इंटू 6, है ना, दैट इज कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। तो मतलब अगर मैं इसको यहां पे लिखूं 6 6 36 और 6, तो 36 इंटू 6 करने पे आता है 216 एंड 36 माइनस 6 करने पे क्या आता है 30। तो ये जो हमारा कॉम्बिनेशन है 36 और 6 का, वो आसानी से इस सवाल को सॉल्व कर देगा। तो p स्क्वायर प्लस 36p माइनस 6p प्लस 216 ये होना चाहिए हमारा ब्रेकेज। लेकिन एक समस्या यहां पे देखो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, सर माइनस आ रहा है, इसलिए मतलब 36 और 6 हमारा पेयर नहीं हो सकते, हमें थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी। एक 6 को ब्रेक करो 2 और 3 में, ठीक है, तो एक 2 इसके साथ एक 3 इसके साथ, हम क्या कर रहे हैं बेसिकली वो सारे केसेस फाइंड कर रहे हैं जहां पे हमारा जवाब आ सकता है। तो 6 2 12 और 6 3 18, तो जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है उतने हम सोचते हैं। तो पहले हमने 6 6 6 का कॉम्बिनेशन सोचा लेकिन हमारा काम नहीं हुआ बिकॉज गलत आ रहा है। कैसे सर, देखो 36 इंटू -6 करना पड़ेगा क्योंकि 6 के साथ माइनस साइन जोड़ दिया अब आपने, तो वो हो जाएगा माइनस ऑफ 216, जबकि आपको चाहिए प्लस, इसीलिए इस तरीके से आप नहीं तोड़ सकते। 12 और 18 जोड़ने पे आता है 30, घटाने पे और मल्टीप्लाई करने पे आता है 216, ठीक है। तो यहां पे हम लिख रहे हैं प्लस 12p और प्लस 18p प्लस 216 हो सकता है हमारा एक उत्तर। यदि आप यहां पे p कॉमन लेंगे आपको मिलेगा p प्लस 12, यदि आप यहां पे 18 कॉमन लेंगे आपको मिलेगा p प्लस 12। अब जब आप कॉमन लेंगे तो p प्लस 12 और p प्लस 18 होना चाहिए हमारा उत्तर। स्टेटमेंट में क्या दिया, देखो यहां पे माइनस साइन लगा दिया जबकि हमने क्या लगाया, प्लस साइन, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा फॉल्स। देखो करने के तरीके बहुत सारे और अलग अलग इक्वेशन भी बनती है, एक साइन चेंज करने से आपकी पूरी इक्वेशन चेंज हो जाती है। मतलब अगर यहां पे प्लस की जगह माइनस होता तो जो हमने पहले सोचा था वो सही होता, पर क्योंकि यहां पे प्लस है इसलिए हमें कुछ और सोचना पड़ा, जो कि हमारा उत्तर होगा 12 और 18 के फॉर्म में। लेकिन यहां माइनस है इसलिए उसको क्या करेंगे आप, फॉल्स मार्क करेंगे बिकॉज आपके उत्तर में प्लस आ रहा है। चलिए स्टेटमेंट को हमने कर दिया सॉल्व, स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज देयर सम। द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज देयर सम। ये स्टेटमेंट जरा सोचिए एक बार, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स, तो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, तो मान लो एक नंबर का स्क्वायर a स्क्वायर, उसका डिफरेंस दूसरे से, तो डिफरेंस का मतलब है सब्ट्रैक्शन, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, ठीक है, इज देयर सम, उनका सम मतलब हो जाएगा क्या, a प्लस b। क्या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज ओनली a प्लस b? नो सर, वहां पे तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी हो जाता है, ठीक है। लेकिन क्या दिया है, कंसेक्यूटिव, ठीक है। सर व्हाट डू यू मीन बाय कंसेक्यूटिव, एक के बाद एक आने वाले।
अब जब अगर दो नंबर कंसेक्यूटिव है, मतलब एक के बाद एक आने वाले हैं, तो उनको माइनस करने पे कितना आएगा सर? केवल 1 आएगा। ये आपको समझ में आ रहा है? तो बेसिकली उनके स्क्वायर्स का डिफरेंस क्या रह जाएगा? a प्लस बी। सर नहीं समझ में आया, एक बार दोबारा देखो, पहले यहां से स्टार्ट करो। क्या बोल रहा है आपसे कि डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स, तो डिफरेंस मतलब माइनस ऑफ द स्क्वायर्स, ठीक है, इज ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर। अभी उसको भूल जाओ, ठीक है, अभी इतने पार्ट को भूल जाओ, सिर्फ पहले पार्ट पे फोकस करो। तो जैसे ही उसने बोला डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स, मेरे मन में आया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको सॉल्व करने पे आता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अब आपको सोचना है कि जो सेकेंड पार्ट दिया है स्टेटमेंट का, उसका क्या यूज है। तो भाई दे रहा है कि भाई टू कंसेक्यूटिव नंबर्स है। कंसेक्यूटिव का नंबर मतलब होता है एक के बाद एक, जैसे 4 5 5 6 7 8 10 11 इस तरीके से। तो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं तो उनका डिफरेंस मतलब उनको सब्ट्रैक्ट करने पे आपका उत्तर कितना आना चाहिए? सर कंसेक्यूटिव है तो सब्ट्रैक्ट करने पे 1 ही आएगा। जैसे 10 11 में अगर माइनस करोगे तो 1 आएगा, 8 9 में करोगे 1 आएगा, 20 21 में करोगे 1 आएगा, 101 और 102 में करोगे तो भी 1 ही आएगा। तो सब्ट्रैक्ट करने पे गैप कितना आएगा? 1 आएगा। और जब आप 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जवाब कितना रह जाएगा? केवल a प्लस बी। तो क्या बोल रहा है वो कि उनके स्क्वायर्स का डिफरेंस इज इक्वल टू देयर सम। देयर सम मतलब उनको जोड़ने पे जितना आएगा, तो a प्लस बी। तो ये स्टेटमेंट हो जाता है ट्रू, क्योंकि हमारे पास भी वही रिजल्ट आ रहा है कि भैया सब कुछ सॉल्व करा के वो 1 को वैल्यू पुट करके आंसर आ रहा है a प्लस बी। और a प्लस बी का मतलब क्या होता है? सम करना होता है, एडिशन करना होता है। तो एडिशन ही हम कर रहे हैं। किसका? देयर मतलब जिसका स्क्वायर निकाल रहे थे उसी का सम। तो भाई स्क्वायर निकाल रहे थे ए और बी का, सम भी है ए और बी का, मतलब हमारा जवाब बिल्कुल सही है। यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। अब 76 में क्या बोल रहा है आपसे कि ए बी सी एंड बी सी ए प्लस सी ए बी इज अ मोनोमियल। क्या ये तीनों मोनोमियल है? मतलब इन तीनों को ऐड करने पे जो आ रहा है, अब यहां ध्यान देना, ए बी सी, ठीक है, प्लस बी सी ए। ये बीसीए का मतलब क्या होता है सर? मतलब बी इंटू सी इंटू ए, और मल्टीप्लीकेशन में क्योंकि पोजीशन चेंज हो सकती है तो क्या मैं बीसीए को एबीसी लिख दूं? भाई जो ए लास्ट में था उसे मैं उठा के पहले ले आया, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में पोजीशन चेंज हो सकती है। उसी तरीके से सीएबी में क्या हो रहा है सर? सीएबी को भी जब मैंने पोजीशन किया तो सी जो आगे था उसको भी पीछे भेज दिया, तो भी हो गया एबीसी। अब हो गया एबीसी प्लस एबीसी प्लस एबीसी, जोड़ने पे हो जाएगा कितना? ये क्या है? ये क्या है सर? ये तो मोनोमियल है। तो ये मतलब क्या कोई दिक्कत? क्या मैंने उसको मोनोमियल प्रूफ कर दिया? यस सर। क्या वो देखते वक्त लग रहा था मोनोमियल? नो सर। परंतु किंतु हमने अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करके आसानी से प्रूफ कर दिया कि वो मोनोमियल है। तो यहां से हमें क्या सीखने को मिलता है कि जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं है कई बार, तो ध्यान रखना पड़ता है। चलिए 77 ऑन डिवाइडिंग p बाय 3, ठीक है, ऑन डिवाइडिंग p बाय 3 बाय 3 बाय p, ओके, कर देंगे डिवाइड। द क्वेश्चन इज 9। अब यहां ध्यान देना, दो फ्रैक्शन को डिवाइड कैसे करते हैं सर? ऊपर वाला फ्रैक्शन एज इट इज और नीचे वाले फ्रैक्शन को आपको करना है क्या? आपको करना है रेसिप्रोकल। तो 3 बाय पी का रेसिप्रोकल हो जाएगा p बाय 3, विच वुड बी p स्क्वायर बाय 3 3 9। नाउ व्हाट इज दिस? कोएफिशिएंट। क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि डिवाइड करने पे उत्तर ही आएगा। क्या डिवाइड करने पे आपका उत्तर 9 आया? नहीं सर, डिवाइड करने पे हमारा उत्तर p स्क्वायर बाय 9 आया। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा FALCE। 9 से डिवाइड हो रहा है, वो डिवाइड करने पे 9 नहीं आ रहा, दोनों में फर्क है, ठीक है। तो p बाय 3 बेसिकली स्टेटमेंट का कहना था कि p बाय 3 को जब 3 बाय p से डिवाइड करोगे तो आपका जवाब 9 आएगा, पर हमारा जवाब 9 नहीं आया, हमारा जवाब आया p स्क्वायर बाय कितना? p स्क्वायर बाय 9 आया। तो मतलब यहां पर डिफरेंस है, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाता है? फॉल्स हो जाता है। चलिए अब लास्ट देखते हैं। द वैल्यू ऑफ 51 स्क्वायर माइनस 49 स्क्वायर है, ठीक है, इज इक्वल टू 100 p is 2। द वैल्यू ऑफ p फॉर
51 स्क्वायर माइनस 49 स्क्वायर, तो यहां बोल रहा है 51 स्क्वायर माइनस 49 स्क्वायर का इज इक्वल टू 100p, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो इसमें p की वैल्यू है 2, ऐसा वो पूछ रहा है आपसे, ये स्टेटमेंट पूछना चाह रहा है। तो भाई यहां पे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा कितना सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। तो ए माइनस बी एंड ए प्लस बी होना चाहिए आपका इस प्रॉपर्टी का, इस आइडेंटिटी का आंसर फॉर्म। तो ए माइनस बी ए प्लस बी, यहां माइनस करने पे आया 2, यहां प्लस करने पे कितना आ रहा है सर 9 1 जा 9 और 5 और 4 9 और 1 10, तो एक कैरी 5 और 9 1 10, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 100। और ये किसके बराबर है, किसके बराबर है सर, वही जो आप लिख रहे हैं उसके 100 इंटू पी के बराबर है। तो 100 और 100 हो गए कैंसिल, P की वैल्यू एक्चुअल में 2 आ रही है, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो बेसिकली ये सवाल था आपके एक बेसिक से कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन, जहां पे आपको ये बताना था कि वो P की वैल्यू कितनी आ रही है। तो P की वैल्यू 2 आ रही, उन्होंने भी 2 बोली, मतलब हमारा स्टेटमेंट सही है। चलिए स्क्रीन क्लियर, अगला सेट हम देख लेते हैं। 79 और 80 क्या बोल रहा है आपसे अब कि 9x माइनस 51 को जब आप 9 से डिवाइड करोगे तो वो बोलेगा x माइनस 51। 9x माइनस 51 को जब आप 9 से डिवाइड करोगे तो वो बोल रहा है x माइनस 51। किस लॉजिक से बोल रहा है, वो बोल रहा है कि भाई ये 9 9 कैंसिल हो जाएगा, आंसर बचेगा x माइनस 51। और ऐसा करने पे क्या होगा सर, ऐसा करने पे गणित की जो हमारी पूरी गणित का जो संसार है उसे बहुत बड़ा धक्का लगेगा। वो लोग अपना काम धंधा छोड़ के रोने बैठ जाएंगे, सर में दर्द हो जाएगा, छाती में तकलीफ महसूस होगी, क्योंकि ऐसा करना बेहद ही गलत है, ऐसा आप नहीं कर सकते। तो ये स्टेटमेंट क्या है सर, ये स्टेटमेंट फॉल्स है सर। लेकिन ये गलत क्यों है, इसकी जगह पे हमें क्या करना चाहिए, इसकी जगह पे आपको ये देखना चाहिए कि कौन कॉमन आ रहा है। भाई देखो 9x माइनस 51 पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है 9 से, तो आप खाली एक को कैसे डिवाइड कर सकते हो। ये 51 ने क्या बिगाड़ा आपका, कुछ नहीं बिगाड़ा, तो उसको क्यों नहीं डिवाइड करोगे आप, उसको भी डिवाइड करना चाहिए। तो सर इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। अगर x माइनस सपोज 51 बाय 9, यहां आपने 9 कॉमन ले लिया, अब आप 9 से डिवाइड कीजिए, आपको कोई मना नहीं करेगा। या फिर अगर मान लीजिए सवाल होता कि भाई x माइनस 9x माइनस 45, अब हम क्या करते हैं सर, 9 कॉमन लेके अंदर लिखते x माइनस 5 एंड होल डिवाइड बाय 9, तो यहां पे 9 9 कैंसिल हो जाता और आपको आपका उत्तर मिलता x माइनस 5। तो जब पूरा डिवाइड हो रहा है तो पूरे को डिवाइड करना है, पूरे में से कॉमन निकाल के फिर कैंसिल करना है। ऐसे ही ऊपर ऊपर हवा में खाली इन दोनों को कैंसिल कर दोगे तो फिर गणित को बहुत तकलीफ हो जाएगी, लोगों का भरोसा उठ जाएगा गणित पर से, तो कृपया ऐसा न करें, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, यहाँ पे एरर है सॉल्व करने में। लास्ट वाला देख लेते हैं, 80 वाला क्या बोल रहा है, a प्लस 1 a माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस 1 इज a की पावर 4 माइनस 1। देखो अब यहाँ पे 3 है, हम एक काम करेंगे, एक बार में 2 से डील करेंगे। तो जब आप पहले 2 को डील कर रहे हैं तो ये है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसे ही लगाओगे तो ये हो जाएगा a इंटू ए मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब b की वैल्यू कितनी है 1 है तो 1 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, और यहां पे है ए स्क्वायर प्लस 1। अब भाई 1 का स्क्वायर क्या होता है सर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो स्क्वायर लगाने का कोई फायदा नहीं है। फिर से देखो, तो फिर से a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लगाने का पूरा मौका आपको यहां पे दिया जा रहा है। आप क्या करोगे सर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अब की बार ये पूरी वैल्यू है a, तो ए स्क्वायर का स्क्वायर। अब भाई स्क्वायर करने पे अगर a मिल रहा है तो उसमें हमारी गलती तो नहीं है, तो ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा a पावर 4 माइनस 1। क्या आपको यह समझ में आया, यस सर। क्या किया आपने इस बार सर, हमने यहां पे a स्क्वायर का स्क्वायर किया, क्योंकि हमारे a की वैल्यू थी a स्क्वायर, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले पड़ाव की ओर। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर सेशन, और सेशन के एंड होने से पहले आपके लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि हमारी जो वेबसाइट है मैग्नेट ब्रेन्स की, जैसा कि आप देख सकते हैं एकदम टॉप पे, वो अब फुल्ली फंक्शनल है, जहां पे आप बहुत सारा एजुकेशनल कंटेंट क्लास वाइज एक्सप्लोर कर सकते हैं।
तो हमारे मैग्नेट पेन्स का जो यूट्यूब चैनल है वहां पे अराउंड 20,000 से ज्यादा वीडियोस हैं। तो वहां पे आपके मतलब के सेशंस कहीं गायब ना हो जाए, इसीलिए हमने उनको यहाँ पे बाइफरकेट कर दिया क्लास वाइज, ताकि आप आसानी से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी क्लास के हिसाब से उसको एक्सप्लोर कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एनसीईआरटी के अलावा कुछ एग्जाम्पलर भी पढ़नी है तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है इन डिफरेंट टैब्स के फॉर्म में, जहां पे आप अलग अलग क्लासेस के एग्जाम्पलर एक ही जगह पे फाइंड करके आसानी से उसे पढ़ सकते हैं। बस आपको करना क्या है, जिस भी क्लास के एग्जाम्पलर की जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं उसके वॉच नाउ के टैब पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके से आपको चैप्टर वाइज सेशंस मिल जाएंगे, और हर एक चैप्टर के अंदर भी अलग अलग सेशन जो हमने बनाए हैं वो आपको इजीली मिल जाएंगे, जिनको आप इजीली पढ़ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अपनी लर्निंग डेवलप कर सकते हैं और अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, यहां पे एक वॉच नाउ का बटन दिया है, उसको आप जब क्लिक करेंगे तो जस्ट लाइक यूट्यूब आपके सेशन खुल जाते हैं, जहां पे आप एकदम वही सेशंस देखते हैं जो आपको YouTube पे अवेलेबल है, कुछ भी अलग नहीं है। बल्कि यहाँ तो एक एडवांटेज ये मिलता है आपको कि यहाँ पे न तो कोई एडवर्टाइजमेंट आती है, न ही कोई डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, मतलब कोई नोटिफिकेशन, कोई कमेंट, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। आप केवल अपना पूरा कंसंट्रेशन अपनी पढ़ाई पे लगा सकते हैं। अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखने हैं और सेशंस देखने हैं तो आप मोर वीडियोस के टैब पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको नेक्स्ट सेशन पे जाना है तो यहाँ नेक्स्ट वीडियो का टैब भी अवेलेबल है। तो हमने काफी इसको इजी टू यूज बनाया ताकि आप एक ही जगह पे सारी चीजें देख सके। बस आपको करना क्या है, इसका बेस्ट पॉसिबल यूज करना है और साथ में अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। एंड दिस वी कम फाइनली टू द एंड ऑफ अ सेशन। हमने सेशन में क्या पढ़ा बेसिकली, तो हमने हमारे यूनिट 7 जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की, उसके फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू और फॉल्स को कवर करने का पूरा कोशिश किया है। इनके थ्रू हमने काफी अच्छा कॉन्सेप्ट रिव्यू भी देखा और साथ में क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रांग भी बनाया। आपको क्या करना है, आपको एक छोटा सा होमवर्क करना है कि इन सारे क्वेश्चंस को एक बार दोबारा सॉल्व करना है ताकि वो एकदम मजबूत हो जाए और आपसे कोई भी गलती ना हो एग्जाम्स में, रियल वाले। एंड यस, एक छोटा सा काम और, इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड यस वीडियो को शेयर करें, बिकॉज जितना ज्ञान बांटोगे उतना आपका स्वयं का बढ़ेगा। अगले सेशन में हम लोग क्या करेंगे, तो अगले सेशन में हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आपको क्या करना है, आपको अपना ख्याल रखना है, अच्छे से पढ़ाई करना है। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे।